आइए मेरे प्यारे बच्चों, समय हो चुका है 9 और हम हैं आपके साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे रीजनिंग की बेसिक की। रीजनिंग में आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं, हम वो सब बातें सीखने वाले हैं जो रीजनिंग सॉल्व करते समय, रीजनिंग के प्रश्नों को हल करते समय आपको आवश्यकता पड़ेगी उनकी। और आज हम यह भी जानेंगे कि क्या क्या बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए रीजनिंग शुरू करने के लिए। तो आज की क्लास बिल्कुल शुरुआत की पहली क्लास है, ऐसे ही आपको 1 बाय 1 करते हुए पूरी रीजनिंग पढ़ाई जाएगी। यानी पहली क्लास, इसमें हम जवाब देंगे रीजनिंग की शुरुआत करें कहाँ से, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं, रीजनिंग को कैसे पढ़े, रीजनिंग पढ़ने से पहले क्या क्या चीजें चाहिए होती, रीजनिंग के क्वेश्चन हल करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा जिसके कारण रीजनिंग सरल तो होती है। बच्चे हमसे कहते हैं सर रीजनिंग बड़ी सरल है, मैंने कहा 25 में कितने हो पाते हैं, बोला हो जाते सर वही मान लीजिए 18-19। क्यों भाई, जब सरल है तो 25 में 25 क्यों नहीं। तो हम यह भी रास्ता बताएंगे कि आप रीजनिंग में 25 में 25 कैसे कर पाएंगे। तो बहुत सारी बातें आज हमारी होने वाली हैं आपके साथ, तो बहुत मजेदार क्लास होने वाली है। तो आप क्या करिए, पहले तो आप सब लोग ऑनलाइन आ जाइए और जो लोग ऑनलाइन आ चुके हैं वो लोग इस लिंक को शेयर कर दो जाकर के। पहला काम आपका यही है कि जो भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप नंबर हो, वहां शेयर कर दो, भाई सब लोग आ जाओ, गुरुजी रीजनिंग पढ़ाने जा रहे हैं। तो जल्दी से इसको शेयर करके आ जाओ आप लोग। हाँ भैया, राधे 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 राधे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ओके ओके ओके। तो चलिए फिर साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से मस्ती के साथ सीखिए। हाँ, शेयर करने वाले शेयर करते रहिए, शेयर जरूर कर दिया करो भैया। जब आप जुड़ेंगे नहीं ज़्यादा लोग तो पढ़ाने का मन नहीं करेगा, इससे बढ़िया ऑफलाइन ही पढ़ा लेंगे। क्यों भैया ऑनलाइन आके पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप शेयर जरूर करा करिए। चलिए आइए साथियों, तो हम बात कर रहे थे आपसे रीजनिंग की। रीजनिंग बिल्कुल बेसिक की अगर हम शुरुआत करें, रीजनिंग बिल्कुल बेसिक से अगर हम बात करें तो बताना क्या चाहता हूँ, उससे पहले एक हल्का सा किस्सा आपके साथ बताना चाहूँगा। एक बार एक सज्जन क्या कर रहे थे, एक बोतल लिए हुए थे, बोतल, और इसको खोलने में जुटे पड़े और बड़ी ताकत लगा रहा है, बिल्कुल इतनी कसके कि पूछो मत। हमने कहा भैया ये ताकत का काम नहीं, दिमाग का काम है। बोला सर कैसे, हमने कहा रीजनिंग पढ़ लिए होते बड़ा आसान हो जाता आपके लिए। बोला कैसे, हमने कहा दुनिया का कोई भी ढक्कन मालूम क्या होता। बोला क्या, हमने कहा एंटी क्लॉकवाइज में खुलता है और क्लॉकवाइज में क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। क्लॉकवाइज माने बंद हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाता है, वो खुल जाता है। बोला सर इसका मतलब क्या, मैंने कहा अभी सुन लो। अब आज अगर वो क्लास सज्जन देख रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, मैंने वहाँ भी समझा दिया था। अब देखिए मैं समझाना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले रीजनिंग क्या है, बड़ी शांति के साथ। रीजनिंग का अर्थ होता है तर्क शक्ति। जितना बढ़िया आप तर्क लगा लेंगे वही उतना अच्छा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन हल करना बड़ा ही सरल होगा, शर्त यह है कि कितना बढ़िया आप तर्क लगाते हैं। तो रीजनिंग की हिंदी हो गई आपकी तर्क शक्ति। रीजनिंग को कैसे करें, रीजनिंग शब्द ही जो है वो रीजन शब्द से बना है। रीजन शब्द का अर्थ होता है तर्क। जैसे एक क्वेश्चन है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से कहूंगा भैया स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया जाए। मैं यहीं से अपनी बात की अक्सर शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि दो अमरीकी जा रहे थे, एक दूसरे के बेटे का पिता है। दो अमरीकी जा रहे थे जिसमें एक दूसरे के बेटे का पिता है। उन दोनों का आपस में क्या संबंध है, मेरे प्यारे भाइयों, उन दोनों को आपस में क्या संबंध। ऑप्शन आपके पास माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, पिता पुत्र। क्या जवाब होगा। अब आप सोच रहे होंगे दो अमरीकी जा रहे, अच्छा सर फिर इसका मतलब वो जेंट्स ही रहे होंगे। ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका में रहने वाले अमरीकी, भारत में रहने वाले भारतीय, चीन में रहने वाले चीन, जापान में रहने वाले जापानी। तो इसका मतलब जेंडर यहां से डिसाइड नहीं हुआ। आपको अपने तर्क, अपने दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी कि यहां से जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है। अमेरिका में रहने वालों को अमरीकी कहते, दो अमरीकी जा रहे थे, ठीक है, अच्छी बात है। तो इसमें जवाब होगा पति पत्नी, क्योंकि पति अपनी पत्नी से कह सकता है कि मैं तुम्हारे बेटे का पिता हूं। बाकी कोई रिश्ते में ये नहीं कह सकता सामने वाला किसी दूसरे से कि मैं तुम्हारे बेटे का पिता हूं। तो तर्क शक्ति आपको जितना बढ़िया। बोला एक्स पी का बेटा है लेकिन पी एक्स का बाप नहीं, तो मां होगी। बाप नहीं है तो मां होगी। दिमाग चलाना है आपको, दिमाग लगाना है, यही रीजनिंग है मेरे साथियों। अब चलते हैं हम थोड़ा सा 1 बाय 1 आगे। तो सबसे पहले हमने बात करी थी बॉटल की, तो इसकी बात सबसे लास्ट में बताऊंगा। इससे रिलेटेड एक रीजनिंग का कॉन्सेप्ट देना है, वो सबसे लास्ट में दूंगा। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले आपको रीजनिंग में क्या पता होना चाहिए। तो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, ऐसे समझ लें कि रीजनिंग के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उससे संबंधित अगर मैं आपसे बातें करूं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहले तो आपको वर्णमाला पता होनी चाहिए। वर्णमाला के बाद भी क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए वो 1 बाय 1 मैं बताता रहूंगा। लेकिन अगर मैं साथियों बात करूं सबसे पहले केवल वर्णमाला की, तो वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला का मतलब केवल एक तो वर्णों की माला, अक्षरों की माला, क्या कहलाएगी, वर्णमाला। लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला किसे कहेंगे, तो आप कह सकते हैं अक्षर ए से लेकर अक्षर जेड तक के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अक्षर ए से लेकर के अक्षर जेड तक के सुव्यवस्थित क्रम को साथियों क्या कहेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला कहेंगे। कुल अक्षर पूछे कितने, तो आप कहेंगे सर 26 हो गए। अब एक वर्णमाला है जिसमें अक्षर कितने हैं, 26। इसको आप बीच से आधा आधा कर दें,
आधा आधा कर दे तो किसी से भी पूछ ले भाई कितने कितने हो जाएंगे, कहेगा 13 13 हो जाएंगे। 13 पहले वाले में, 13 दूसरे वाले में। जो पहले 13 है उनको कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, और जो दूसरे 13 है उन्हें कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश। अब इसे कैसे आप कह सकते हो? तो अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश किसे कहेंगे? कहेंगे अक्षर ए से अक्षर यम तक के सुव्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश कहते हैं। बोला द्वितीय अर्धांश, बोला अक्षर यन से अक्षर जेड तक के सुव्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश कहते हैं। दोनों में कुल अक्षरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 13 और 13। तो अंग्रेजी वर्णमाला, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे, किसे कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश, किसे कहते हैं अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश, किसे कहते हैं। यहां तक भी आपके बात समझ में आ गई होगी। एक चीज और साथ में समझाता चलूं, क्या? अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम की बात अगर मैं कर लेता हूं तो कोई बड़ी बात नहीं। ए से जेड गए थे भाई, जेड से ए चला, उसमें क्या बड़ी बात है भाई? ए से जेड तो जेड से ए चला। तो अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम की अगर परिभाषा की बात करेंगे तो हम साथियों बोलेंगे अक्षर जेड से अक्षर ए तक के सुव्यवस्थित क्रम को क्या बोलेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम, जिसमें शुरुआत जेड से हो जाएगी और अंत कहां पर हो जाएगा? ए पर हो जाएगा। यहां तक अगर आप बातें समझ पा रहे हैं तो एक बार कमेंट में यस लिखिए। मैं कमेंट आपकी देख रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक बार यस लिखिए कमेंट में यस लिखिए, मैं देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में यस लिखिए, मैं देख रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट में यस लिखिए, मैं देख रहा हूं। तो यहां तक मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ चुकी होगी आपके। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहां से समझेंगे सबसे पहले अक्षरों का दायां बायां, क्योंकि दिशा की बड़ी जरूरत है। अगर मैं खड़ा हूं आपके सामने, मैं पूछूं मेरा बायां हाथ कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? मेरा बायां हाथ ये वाला, ये हमारा बायां हाथ है, ये वाला हमारा दायां हाथ है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूछ लिया आपसे ये मार्कर, आप स्क्रीन पर मार्कर देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये मार्कर जो है, ये मार्कर आप देख पा रहे होंगे। ये जो मार्कर है, मैंने पूछा इसका बायां कौन सा है। अब इसका बायां पूछ लिया कौन सा है भाई, इसका बायां कौन सा है। तो तुम कहोगे या तो हमारी तरफ घूम के, इसे कहो सर अगर इसे मान लीजिए हम घूम के खड़े हों तो ये वाला बायां है और ये वाला दायां है। क्या आप हमारी तरफ घूम के खड़े होके बताएंगे या फिर डायरेक्ट बता देंगे कि ये बायां है, ये बायां? कौन सा बायां भाई इसमें? क्योंकि मेरी तरफ से देखोगे, अब आप यही कहोगे, बोले सर अगर आपकी तरफ से देखें तो ये बायां है, ये दायां है। बोला अपनी तरफ से देखें तो फिर ये बायां ये दायां। अरे भैया, शिक्षा का मतलब ही है कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर बताओ कौन सा माने, ये बायां माने कि ये बायां माने, ये दायां माने कि ये दायां माने। तो आज से ये कंफ्यूजन पूरी तरह समाप्त होगा। कैसे समाप्त होगा मैं आपको बताता हूं। कैसे? आप हेडिंग लगा दीजिए अक्षरों का दायां बायां। क्या होगा सुनिए जरा। अक्षरों के दाएं बाएं के संदर्भ में मैं बता रहा हूं, आप सुनिए। क्या? किसी भी निर्जीव का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, इसलिए निर्जीव का अपना कोई दायां बायां भी नहीं होता। जबकि सजीव का अपना अस्तित्व होता है, इसलिए सजीव का दायां बायां भी होता है। लेकिन निर्जीव का दायां बायां न होने के कारण यह जिसके हाथ में होता है या जिस व्यक्ति के सापेक्ष आप समझ लें या जिस व्यक्ति के अनुसार देखा जाता है, उसी के अनुसार इसका दायां बायां डिसाइड किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। मैं बताना क्या चाहता हूं, मेरे हाथ में तो मेरे हिसाब से दायां बायां, ये बायां ये दायां। आपके हाथ में या आप देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से बताइए। बोला सर कौन सा? बोला ये बायां ये दायां। आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। आप कॉपी की किसी भी दिशा में बैठे हों, आप पूरब की दिशा में कॉपी लेकर बैठे, पूरब की दिशा में कॉपी लेकर बैठे, पश्चिम की दिशा में कॉपी लेकर बैठे, उत्तर की दिशा में कॉपी लेकर बैठे, दक्षिण की दिशा में कॉपी लेकर बैठे, किसी भी दिशा में अगर आप कॉपी लेकर बैठते हैं तो आप याद रखिएगा कॉपी का बायां दायां आपके बाएं दाएं के अनुसार निर्धारित होगा। इस बात को आप दिल दिमाग फेफड़ा किडनी में बिठा लें और बिठा ले। अब जरा दिखाता हूं कैसे क्या। जैसे ये बोर्ड है, मान लो हमें इसमें बायां दायां नहीं समझ आता। अब समझिएगा, थोड़ा सा इसमें कुछ डिटेल आपको समझाना चाहूंगा जो आपके लिए काफी हितकारी होंगी। देखिए जरा मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको समझना है बायां और दायां। अब जरा समझिएगा इस बोर्ड पर। सबसे पहले अगर हम थोड़ी देर के लिए यहां से इस लाइन को ऐसे खींच देते हैं, हम मान लेते हैं हमने इस लाइन को ऐसे खींच दिया, बहुत धैर्य से देखिएगा। अब साथियों इसमें बायां और दायां हिंदी में तो मैं समझा ही दूंगा, अंग्रेजी में पहले समझ लो। अंग्रेजी में कैसे समझोगे? बाएं को कहते हैं लेफ्ट
और दाएं को कहते हैं राइट। तो यल पहले आता है या आर पहले आता है? वर्णमाला तो आती होगी, तो पहले क्या आता है? एल, यानी ए साइड, कॉपी की इस साइड हमेशा लेफ्ट होता है और इस साइड क्या होता है? राइट होता है। एल का मतलब क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट का अर्थ क्या है? बायां। क्या हो जाएगा मेरे भैया? बायां हो जाएगा। आर का मतलब क्या है? राइट। राइट का मतलब क्या हो जाएगा? दायां। अब कई चीजें मैं सिखाना चाहता हूं, वो चीज ध्यान से सीखना। क्या? लेफ्ट का मतलब बायां और राइट का मतलब दायां है। अब जरा समझिएगा क्या? बा से, इस बा शब्द को पकड़िएगा, इस बा शब्द, इस बा अक्षर को पकड़िएगा। बा से विपरीत दिशा, बा से विपरीत दिशा भैया, बा से विपरीत दिशा। और यहां से पकड़िएगा, दा अक्षर को पकड़िए, दा से दिशा में, दा से दिशा में। अब किसके विपरीत? किसके विपरीत का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। और दिशा में मतलब घड़ी की दिशा में। अब ध्यान समझिए, अभी इसको छोड़िएगा नहीं, अभी पकड़िए। इसी को इंग्लिश में कहेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा को एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और घड़ी की दिशा में इसे बोलेंगे क्लॉकवाइज। इसे क्या बोलेंगे भैया? क्लॉकवाइज। अभी भी मत छोड़िएगा इसको, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। देखिएगा कैसे ये लिखा, क्या साथियों? दा। ये क्या लिखा? वा। बहुत ध्यान समझिएगा, दा वा। दा से ये अक्षर क्या लिखा? दा। दा बोलिए क्या लिखा? दा। दा। साथ में देखो, पढ़ाई का मतलब ये है कि आप बिल्कुल मन से तैयार हो जाए पढ़ने। जब मैं यहाँ बोलूँ दा दा, तो ये मत पूछ सोचिए क्या ऑनलाइन क्लास चल रही है, कैसे बोलेंगे दा दा सर, तो देखिए नहीं करेंगे। अरे इसका सबसे बड़ा फायदा ये कि बिना मेकअप किए भी आप बोल सकते हो दा, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिख रहा चेहरा आपका, ठीक है। दा 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 है ना, दा। तो दा के, दा से क्या बोलेंगे समझिएगा? दा से क्या बोलेंगे? दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत। और वा से क्या बोलेंगे? वामाव्रत, वामाव्रत। अब समझिएगा दक्षिणाव्रत और वामाव्रत का मतलब क्या है, मैं वो भी समझाऊंगा। अब आपसे लेफ्ट कहा जाए, चाहे घड़ी की विपरीत दिशा कहा जाए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाए, चाहे वामाव्रत कहा जाए, चाहे आपसे राइट कहा जाए, चाहे दायां कहा जाए, चाहे घड़ी की दिशा में कहा जाए, चाहे क्लॉकवाइज कहा जाए, चाहे दक्षिणाव्रत कहा जाए, इनका सबका मतलब एक ही है। और इनका सबका मतलब क्या है? एक ही है। बहुत ध्यान समझिएगा, मस्ती के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं है। इनका सबका मतलब एक है और इनका सबका मतलब भी भैया क्या है? एक है। मतलब क्या? अगर वो कहेगा बाएं, तब भी हम समझेंगे घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत। दाएं कहेगा घड़ी की दिशा में, क्लॉकवाइज, दक्षिणाव्रत। अच्छा होता क्या सवालों में इसने दक्षिणाव्रत कह दिया, आप कंफ्यूज हो गए, दक्षिणाव्रत क्या होता है? अरे दा से दक्षिणा, दा से दाएं, दाएं घूम जाओ, बा से बाएं, बा से बाएं। अब दाएं बाएं नहीं समझ है, वो हलवा बोले दा से दाएं, दा से दिशा, घड़ी की दिशा, बा से बाएं, बा से विपरीत, घड़ी की विपरीत दिशा। भैया बड़ा सिंपल है। फिर एक बार समझ लो क्या हमने कहा? दक्षिणाव्रत। अच्छा दा से दक्षिणा, दा से दाया। अच्छा दाया, ओ हो दाया माने फिर दाया नहीं समझ आया। बोला दाया, अच्छा बोला दा दिशा में, बोला किसकी दिशा में? बोला घड़ी की दिशा में। बोला अच्छा दा से घड़ी की दिशा में, घड़ी माने जिधर घड़ी चलती है, जैसे चलती है। बोला अच्छा, बोला क्लॉकवाइज। बोला हाँ। बोले बा से, बोला बा से विपरीत, बा से वामाव्रत, बा से विपरीत दिशा में। बोला किसके विपरीत? बोला घड़ी के विपरीत। बोले यहाँ तक समझ में आ गए? अगर ये दो बातें आपके समझ में आ गए तो यस लिखिए। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बीच में क्लास को छोड़ के मत जाइएगा, आपको मजा आ जाएगी। यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक बार यस लिखिए कमेंट में। मैं कमेंट देख रहा हूं, मैं कमेंट देख रहा हूं मेरे प्यारे भैया, यस लिखिए कमेंट में, कमेंट में यस लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक अगर आपके बात समझ में आ चुकी है तो चलिए कुछ और चीजें सीख लेते हैं। वर्णमाला ही समझाऊंगा, लेकिन यहीं पर अगर दायां बायां आपको समझाए तो एक चीज और समझा देता हूं। देखिए जरा क्या यहाँ पर मान लेते मेरे प्यारे भैया, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, वैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि मैं अपनी फ़ोटो बना भी रहा हूँ, यहाँ पे अपनी बनाऊंगा भैया, आप पता चला जो है ऑनलाइन में नाराज़ हो जाए, क्या फ़ायदा। ये मैंने फ़ोटो बना दी अपनी, ठीक है। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब समझिएगा यहाँ पर मैं खड़ा हूँ। अगर मैं अपने ऊपर ऐसे देख लेता हूँ तो यहाँ ऊपर दिशा में इधर उत्तर है, और नीचे देख लेता हूँ तो क्या है मेरे प्यारे भैया? दक्षिण है। क्या है? दक्षिण है। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है। ऊपर उत्तर है, नीचे क्या है? दक्षिण है। अब समझिएगा इस उत्तर के, अपने नहीं कह रहा हूं, ध्यान देना, इस उत्तर के अगर हम क्या चलेंगे थोड़ा सा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? पूरब। ध्यान से समझना,
इस उत्तर के घड़ी की दिशा में चलेंगे तो पूरब मिल जाएगा, और उत्तर के विपरीत अगर चलेंगे माने घड़ी की विपरीत दिशा में तो क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे भैया, पश्चिम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, पश्चिम। अब समझना, उत्तर के विपरीत दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर क्या है, पश्चिम। अब समझना थोड़ा ध्यान से, उत्तर से क्लॉकवाइज चल रहा है, जो जो मिलेंगे आप एक बार बोलना, मन से बोलना, अगर सीखना चाहते हो तो बोलिएगा मेरे भैया। देखो कैसे, उत्तर से क्लॉकवाइज चल रहा है, भाई भाई मिल जा मिल जा मिल जा, क्या मिल गया, पूरब। अब पूरब से आगे बढ़े, कौन मिल गया, दक्षिण। बोला करो दक्षिण। दक्षिण के बाद कौन मिल गया, कौन मिल गया, कौन मिल गया, कौन मिल गया, पश्चिम मिल गया। यानी उत्तर से चले तो पूरब मिला घड़ी की दिशा में, पूरब से चले तो दक्षिण मिला, दक्षिण से चले तो पश्चिम मिला। यहाँ तक सहमत है। अब ये कब काम आएगा, क्यों समझा रहा हूं। मान लो किसी ने ऐसे बना दिया, कहीं अब दिशाएं लिखो, तो कहीं नहीं, जहां से मन होगा वहां से शुरू कर देंगे। हमारा मन यहां से हो गया, हमें पता उत्तर है, फिर घड़ी की दिशा में चलेंगे, उत्तर के बाद क्या मिलता है, पूरब। पूरब के बाद क्या मिलता है, पश्चिम। पश्चिम के बाद क्या मिलता है, दक्षिण। बस खत्म हो गया, बना दिया। बोलो कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, कब बनाना है, सेकंड्स का काम है। तो आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, क्या, वो जरा ध्यान से समझिएगा। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि उत्तर के विपरीत दक्षिण है और पूरब के विपरीत क्या, पश्चिम। अब एक बार बड़ी शांति के साथ, बड़े शांति के साथ आप क्या करिए, मेरे साथ क्लॉकवाइज दिशा बोलिए और एंटी क्लॉकवाइज बोलिए। मैं शुरू करता हूं। ये क्लॉकवाइज का होता है, अरे घड़ी की दिशा में, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में। मैं शुरू कर रहा हूं उत्तर से। उत्तर, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, फिर उत्तर। एंटी क्लॉकवाइज में उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, फिर उत्तर। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मतलब आप समझ पा रहे हो, ठीक है। देखिए जरा, उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूरब, फिर उत्तर, ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। यहां तक बात समझ पाए, नहीं समझ पाए, समझ गए ना, ठीक। अब एक बार हमें जरा बता दो घड़ी की दिशा में, यहां लिख रहा हूं, आप मेरे साथ देखना, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में देखो जरा, सबसे पहले क्या मिला, उत्तर, फिर क्या मिला, पूरब, फिर क्या मिला, पश्चिम, सॉरी उत्तर, पूरब, फिर क्या मिला, दक्षिण, और फिर क्या मिला, पश्चिम। और अगर आगे बढ़ेंगे पश्चिम के बाद तो फिर उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में, अब मेरे भैया विपरीत दिशा में बताना जरा, विपरीत दिशा में बताना थोड़ा सा, क्या, उत्तर से ही शुरू कर रहा हूं मैं, उत्तर, फिर पश्चिम, फिर दक्षिण, फिर पूरब, पर क्या मिल गया, पूरब। अब हम विपरीत दिशा में चले तो हमको क्रम ये मिला, और घड़ी की दिशा में चले तो क्रम ये मिला। यहां तक आप समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार यस लिखिए। अगर यहां तक बात समझ पा रहे हैं तो एक बार यस लिखिए, एक बार यस लिखिए। ओके भैया, अगर यहां तक आपको बात समझ में आ चुकी है तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, क्या कि उत्तर और पूरब के बीच की जो दिशा होगी, उत्तर और पूरब के जो बीच की दिशा होगी, इसे कहेंगे उत्तर पूरब। क्या कहेंगे, उत्तर पूरब। पूरब और दक्षिण के जो बीच की दिशा होगी, इसे क्या कहेंगे, दक्षिण। इसे क्या कहेंगे, सॉरी पूरब दक्षिण, दक्षिण पूरब भी कह सकते हैं, लेकिन नियमानुसार आप दक्षिण पूरब ना कह के पूरब दक्षिण कहिए, क्योंकि हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, पूरब दक्षिण। इसे क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम। इसे क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। और इसे क्या कहेंगे, पश्चिम उत्तर। इसे क्या कहेंगे, पश्चिम उत्तर। अब जरा एक बार देख लो ये बीच बीच वाली जो, अच्छा मान लो ठीक है, एक सज्जन यहाँ पर खड़े, बोले मैंने पूछा तुम कहाँ, बोला मैं यहाँ। अब मान लो ये सज्जन यहाँ पर खड़े हैं, तो इनको क्या बताएंगे, पूरब में या उत्तर में, ना ये पूरा एरिया उत्तर पूरब ही कहलाएगा, ये पूरा पूरब दक्षिण, ये पूरा दक्षिण पश्चिम, ये पूरा पश्चिम उत्तर। लेकिन जब कोण की बात करने लगेगा, जब कोण की बात करने लगेगा तब आपको ये पूरा 90 होता है और बाकी कोण आपको बताएगा। ये चीजें बेहतर रूप से हम कहाँ सीखेंगे चल के, जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे डायरेक्शन। अभी यहाँ पर बेसिक क्लास में आप इतना समझ लीजिए, क्या टोटल 8 दिशाओं को समझ लीजिए। वैसे तो 10 होती है, एक ऊपर और एक नीचे भी, लेकिन कागज पर 8 ही। कौन कौन सी, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम, यह मुख्य दिशाएं हैं। और उप दिशाओं की अगर मैं बात करूं तो उत्तर पूरब, पूरब दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम उत्तर। यहां तक उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार यस लिखिए कमेंट में, एक बार कमेंट में यस लिखिए भैया, मैं देख रहा हूं, एक बार कमेंट में यस लिखिए, आप लोग जल्दी से यस लिखिए। तो साथियों यहां तक अगर आपके बात समझ में आ चुकी हो तो चलिए फिर वर्णमाला पर ही लौटते हैं। तो उम्मीद करता हूं अक्षरों का दायां बायां आपको समझ में आया होगा। अब आइए चलते हैं साथियों, बात करेंगे वर्णमाला पर। बचपन की कुछ यादें ताजा कर लो। क्या बोला, ए, फिर ए कितने पर आता है, 1 पर। बी, बी कितने पर आता है, 2 पर। ए बी, सी डी,
E F G। अब साथियों इसमें कुछ बच्चे सोच अरे सर ये तो हमको आता है। अरे भैया जब सवाल में बीच में आएगा ना तो आपको अंक याद होने चाहिए। जैसे वो कहेगा ए तो पता है, ABC तो पता ही होता है, ABCD यानी 1 2 3 4, E 5, F मतलब 6 मतलब फिक्स, F से फिक्स, F से 6 याद रख लो, F 6 पर। G 7, G खुद ही कह रहा हम 7 है, दिखाएं कैसे, ये देखो कह रहा हम 7 हैं भाई, हम कितने हैं 7 है, तो G कितने पर आता है 7 पर आता है। H कितने पर आता है 8 पर आता है, क्योंकि H खुद ही कह रहा साहब हम 8 हैं, आप देखो तो ध्यान से, ठीक है। G H I 9, J 10, K 11, IJK L 12 हो जाएगा, M आपका 13 हो जाएगा। अब जरा देखिए साथियों, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 और Z 26। तो साथियों ये वर्णमाला है, आपको याद होनी चाहिए। जैसे किसी ने कह दिया L 12, K 11, M 13, N 14, U 21, V 22, W 23, X 24, N 14, D 4, तो ये आपको याद होनी चाहिए। जब तक आपको ये फ्लो में नहीं याद होगी काम चलने वाला नहीं। एक बार मैं भी कोशिश करता हूँ आपको याद कराने की। पहली चीज तो क्या है, एक एक छोड़ के आप इसे याद कर लो, एक एक छोड़ के इसे याद कर लो, ठीक है। जैसे ACF, फिर IL, उसके बाद आप याद कर लो O, उसके बाद आप याद कर लो R, फिर U, उसके बाद याद कर लो आप जो है X, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, A1 C3 C3 F 6 I9 L12 O 15 R 18 U21 X 24 तो इन्हें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। दूसरा, आपने एक छोटे पर फार्मूला पढ़ा होगा बहुत पहले, अक्सर टीचर बताते हैं इजोटी से भी कुछ याद रख सकते हैं, 5 10 15 20 25, यानी E कितने पर है 5 पर, J कितने पर है 10 पर, O कितने पर है 15 पर, T 20 पर और Y 25 पर। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरा तरीका, ABCD तक तो याद रहते ही है, E तक, F से 6 फिक्स ऐसे याद कर लो। बोला अच्छा 6 F से फिक्स, फिर ये 6 ऐसे याद कर सकते हो। G 7 बता दिया, G में ही 7 छिपा है। H 8 होता ही है। I know अक्सर बोलते बोले यस आई नो यानी आई नो मतलब नो, आई नो, ठीक है। J10 जियो का सिम देखे ना, जियो का ऐसे ना होता है, बोला जियो J और 10 अपना निकाल लो, तो J10 J कितने पर 10 पर, याद कर लो, इसमें कौन सी बड़ी बात। K11 K की दोनों टांगे अलग अलग कर दो, एक ए वाली निकाल लो, ए वाली निकाल लो, 11 हो गया। K11 L12 M 13 मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा N 14 O 15 P 16 मतलब पी के सो जा, अरे पानी पी के सो जा भाई, पी के सो जा, P16 Q 17 नहीं, Q 17 पर है। R 18 उसके बाद S 19 T 20 U 21 V 22 W में अक्सर ये तो पता होता है लास्ट में आता है, लेकिन ये कंफ्यूजन होता है 23 पर है 24 पर है कि 22 पर, अक्सर फ्लो में गलती कर जाते हैं। तो बिल्कुल परेशान मत हो, W लिखा तो ऐसे ही जाता भैया, और W अगर लिखा ऐसे ही है, कैसे, जैसे ऐसे लिखा ना, अब आप 23 में देखना, इसको यही को बेड़ा करके रख दिए तो फिक्स से 23 पर ही होगा और किसी पर हो नहीं सकता। यहाँ पर एक बात और बताता चलता हूँ आपको, फिर आगे चलता हूँ। साथियों हुआ क्या, एक बार एक कॉलेज के स्कूल था, छोटे बच्चों को टीचर पढ़ा रहा था, तो एक बच्चों को ये नहीं याद आ रहा था कि ये अक्षर कैसे याद किया जाए, ये अक्षर वो नहीं समझ पा रहा था कैसे याद करे। तो टीचर ने उसको समझने के लिए कह दिया भाई साहब ये मगरू की बीवी हैं,
अगर मंगरू किसी का नाम हो तो प्लीज़ नाराज मत होना, केवल बस एक हास्य एक कॉमेडी के रूप में है, बाकी कुछ इसका मतलब नहीं, मकसद नहीं है। तो एम बोला ये मंगरू की बीबी है, तो बच्चे ने याद कर लिया, बोला मंगरू की एम से मंगरू की बीबी, 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 याद कर डाला। अब डिप्टी साहब आए चेक करने, तो डिप्टी साहब आए, बोले ठीक है, तो मास्टर साहब को तो पता ही था, हमने सिखा रखा। बोला ये लड़के खड़े हो, सर जो पूछे वो बताना। बोला ठीक। तो डिप्टी साहब ने पूछा प्यारे बच्चों ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, और लड़का मुस्कुराए मने, बोला बताओ ना, वो फिर मुस्कुरा रहा। अरे बोला बताओ क्या लिखा, बोले साहब है तो मंगरू की बीबी, लेकिन आज उल्टा बैठी हैं। तो चलिए खैर हम चलते हैं आगे। तो आप जैसे चाहें वैसे याद कर लें, कोई बुराई नहीं है इसमें। अब देखिए तो W कितने पर हो गया 23 पर, X कितने पर है 24 पर, Y 25 पर, Z 26 पर। तो इनको याद होना ज़रूरी है, एक बार मन से तोड़ तोड़ करके याद कर लें। मैंने एक तरीका बताया एक छोड़ के, जैसे हमने कहा A1 C3 F6 I9 L12 O15 R18 U21 X24, ऐसे भी आप ये भी याद कर लेंगे। क्यों इससे याद करने से क्या फ़ायदा, जिसे F पता होगा वो एक पीछे और एक आगे का भी बता देगा, जिसे O पता होगा वो P भी बता देगा। तो मेरी तो राय यही है कि आप इन्हें ऐसे ही याद करें, A1 C3 F6 L12 O15 R18 U21 और X24। अगर आप ऐसे नहीं याद करना चाहते तो इजोटी याद कर लो, 5 10 15 20 25। वैसे भी नहीं याद करना चाहते तो तरीका बता दिया। अगर वैसे भी नहीं याद करना चाहते तो फिर जैसे तुम्हारा मन वैसे याद कर लो। फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां तक समझ में आ रही बातें? अगर समझ में आ रही है तो एक बार यस लिखिए, एक बार यस लिखिए प्यारे बच्चों। यहां तक साथियों अगर आपकी बात समझ में आ गई तो एक चीज़ और देख लीजिए। वैसे तो अपोजिट लेटर जब हम आपको वर्णमाला पढ़ा रहे होंगे तो आपको याद नहीं करनी पड़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा इनको याद करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि रीजनिंग में आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कोडिंग डिकोडिंग, तो वहाँ ये आपके बहुत काम आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, कई जगह बहुत काम आएंगे। तो आपको अपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए। तो आइए याद कर लेते हैं, कैसे याद करते हैं जरा सीखते हैं हम। जैसे ए का अपोजिट क्या होगा जेड, वैसे अपोजिट लेटर का मतलब बता दें जिसकी प्लेस वैल्यू जो स्थान है, जैसे ए 1 पर आता है और जेड 26 पर आता है, जिनको जोड़ करके उनके अंकों जो आंकिक मान हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ करके 27 हो जाए तो वही कहलाते हैं अपोजिट। लेकिन यहां पर हम लोग याद कैसे करेंगे, ट्रिक आपको बता रहे हैं। जैसे ए का अपोजिट क्या है जेड, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो ए टू जेड या ए जेड, ए टू जेड या ए जेड। बी वाई से बॉय, बोला अच्छा ए का अपोजिट, बोला जेड, बोला बी का अपोजिट अच्छा, बोले बॉय, बोला हाँ, बोला अच्छा बी का बाई। सी एक्स मतलब क्रैक्स, सी एक्स मतलब क्रैक्स। डी डब्ल्यू से ड्यू याद रख सकते हो, ईवी से इवनिंग याद रख सकते हो। डी डब्ल्यू से क्या ड्यू, ईवी से इवनिंग, एफ यू से फ्यू याद रख सकते हो। जीटी से जीटी रोड, जीटी रोड, जी का अपोजिट क्या है टी। एच एस से क्या याद रख सकते हो, हाई स्कूल, हाई स्कूल। आई से क्या याद रख सकते हो, आई आर इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जे क्यू से क्या याद रख सकते हो, जे क्यू से याद रख सकते हो। अब जे क्यू से क्या याद रख सकते हो, चाहे कुछ भी याद कर लो। जाओ क्वीन, हटा जाओ, जाओ क्वीन, जाओ क्वीन, जाओ क्वीन, ठीक है। केपी से कमला पसंद, केपी से कमला पसंद। एल ओ से लव, एम एन से मून। तो अब कैसे याद रखोगे अपोजिट अक्षर, मैं सिखाता हूं एक बार देखिए, फिर इन्हें पहचानना भी आपको आना चाहिए। का अपोजिट क्या हो जाएगा, अब आपको कैसे याद रखना है। ए का अपोजिट जेड यानी ए टू जेड कह सकते हो। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा बॉय, तो बी वाई। सी का अपोजिट क्रैक्स याद रखो। डी का अपोजिट ड्यू याद रखो यानी डी डब्ल्यू। उसके बाद ई का अपोजिट क्या याद रखो, इवनिंग, ईवी। उसके बाद एफ का अपोजिट क्या याद रख लो, फ्यू। जी का बता दिया जीटी रोड। एच का बता दिया हाई स्कूल। आई का क्या बता दिया, बट इंडियन रेलवे। एच आई जे, जे का क्या बता लिया, जाओ क्वीन, ठीक है। के का क्या बता दिया, कमला पसंद। एल का बता दिया लव। एम का बता दिया एन यानी मून। तो आप इनको याद रखना, ये जैसी नजर आ जाए आप पहचान लेना इसका अपोजिट ये है। देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि ए जेड, बी बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जाओ क्वीन, कमला पसंद, लव और मून। अगर यहां तक आपके बात समझ में आ रही है तो एक बार यस लिखिए, एक बार यस लिखिए। आपको दिखना चाहिए कैसे, जैसे मैंने यहां पर लिख रखा कि ए बी सी ये। अब इसमें नंबरिंग वंबरिंग करना नहीं, दिमाग में अच्छा बोला ए जेड, बी बॉय या ए टू जेड, सी एक्स क्रैक्स, इन्हें उल्टा लिखे हैं। तो उसने पूछ लिया ये क्या होगा, उसने कह दिया यदि ये बराबर ये है तो ये बराबर क्या होगा, कुछ नहीं सेकंड्स में। जी से क्या सर ने बताया, जीटी रोड। एच से क्या बताया, हाई स्कूल। आई से क्या बताया, इंडियन रेलवे। टी एस आर जिस ऑप्शन में होगा टिक कर देंगे, खत्म। क्या दिक्कत है इसमें, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। बस आपको ये अपोजिट वाले भी पता होने चाहिए और सीधे भी पता होने चाहिए। अगर
आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, विश्वास मानिए मेरे भैया, जब आप प्रैक्टिस करेंगे मजा आ जाएगा। कतई आपको वर्णमाला याद होनी चाहिए, उल्टी भी सीधी भी, और इनके अपोजिट लेटर भी याद होने चाहिए। जैसे मैंने याद करें, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एजेड, बी बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इवनिंग, फ्यू, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जाओ क्वीन, कमला पसंद, लव और मून सेकंड्स का काम है भैया। इसमें है क्या है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल ओके। अगर आप सीख चुके हैं तो चलिए अब कुछ बातें और सीख लेते हैं। क्या? रीजनिंग में एक शब्द आएगा, आपको अक्सर उससे सामना होगा। क्या? एक तो होगा और एक होगा जो। अब इस और जो का मतलब समझ लो थोड़ा सा ध्यान से। एक शब्द होगा और एक शब्द होगा जो। इन दोनों बातों का मतलब समझ लो थोड़ा सा। जैसे मैंने कहा ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और सी का पति है, सी का पति है। क्या हमने कहा? ए बी का भाई है और सी का पति है। और यहां पर मैं कह रहा हूं ए बी का भाई है जो सी का पति है, जो सी का पति है। मेरे प्यारे भैया, हमने दो स्थितियां आपके सामने दिखाने का प्रयास किया। एक स्थिति में हम बोल रहे हैं कि ए बी का भाई है और सी का पति है। दूसरी स्थिति में बोल रहे हैं ए बी का भाई है जो सी का पति है। अगर आप दोनों बातों को ध्यान से पढ़ेंगे तो अंतर केवल और जो में है। इस पहले वाले में और लिखा, दूसरे वाले में जो लिखा। अब जो बात मैं बोल रहा हूं उसे दिल, दिमाग, फेफड़ा, किडनी में बिठा लो। क्या? और हमेशा पहले वाले के लिए, जबकि जो हमेशा बाद वाले के लिए होता है। और हमेशा पहले वाले के लिए, जबकि जो हमेशा बाद वाले के लिए। बताना क्या चाहता हूं, ए बी का भाई है सही और सी का पति है, तो इस स्थिति में पता सी का पति कौन होगा? और लग गया पहला वाला, यानी सी का पति ए होगा। और इस स्थिति में सी का पति भैया पता कौन सा होगा? क्योंकि लग क्या गया जो, तो बी होगा। याद रखना, और जो लगने से पति बदल जाते हैं। इसमें सी का पति कौन है? ए, और इसमें सी का पति कौन है? बी। यहां से समझ क्या आया? क्या मैं बता रहा हूं? मैं बता ये रहा हूं कि और का मतलब पहला वाला और जो का मतलब बाद वाला। जैसे कहा ए बी का भाई है और मतलब समझ लो, अभी इस ए की बात कर रहा, आगे जो भी बात कहेगा ए के लिए कहेगा। ए बी का भाई जो आ जाए समझ लेना, इसकी बात नहीं। अब आगे वाली बात किसके लिए होगी? बी के लिए होगी। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक अगर आप सीख चुके तो एक बात और देख लीजिए। क्या? से और के, इन दो का मतलब और समझ लीजिए जल्दी से। से और के, से का मतलब होता है लेकर और के का मतलब होता है छोड़कर। से का मतलब होता है लेकर और के का मतलब होता है छोड़कर। आप कहेंगे सर इस बात का मतलब क्या? मैं समझाता हूं। जैसे मान लेते हैं यहां पर हमने क्या किया, 3-4 लोग लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिख दिए। ठीक है, ये मान लीजिए कोई कैंडिडेट है, कुछ भी है, कोई भी है। ठीक है, इनके नाम भी रख दिए हमने, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कुछ भी रख दिया। अब मैंने कहा सी के, अब समझे ना, सी के बाएं दूसरा, सी के बाएं दूसरा या सी के दाएं दूसरा। तो सी के दाएं दूसरा, आप समझना, के कह दिया, सी को नहीं गिनेंगे। दाएं जाना हमें पता, बायां इस साइड में और दायां इस साइड में। तो सी के दाएं दूसरा, के कह दिया, अब सी को नहीं गिनेंगे। 1 2, तो सी के दाएं दूसरा कौन होगा? ई। समझ रहा? अब हम यही लाइन ऐसे कहते सी से दाएं, तो इसे भी गिनते 1 2, तब हो जाता डी। से का मतलब लेकर और के का मतलब क्या होता है? छोड़कर। आपको ये ध्यान रखना है, जब से कहेगा तो उसको गिनेंगे जिस व्यक्ति के लिए कह रहा, तो के कहेगा तो उसको हम छोड़ देंगे। तो हमारी आपकी बेसिक रीजनिंग पर बात चल रही थी, जिसमें हमने आपको कई चीजें समझाने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में भी आई होंगी। इसके आगे की बातें साथियों अब हम कल करेंगे आपके साथ। कल शाम को 9 बजे रीजनिंग में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, जीते रहिए। आप लोग ऑनलाइन जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, मस्त रहें, जीते रहें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। वो है तो आप हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।